हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल पेपर 13 करने जा रहे हैं। ओके, अगर आपने अभी तक पिछला मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। और एक बात क्लियर करना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है। ये जो हमारा मॉडल पेपर चल रहा है ना, 1 से लेके हमने 12 तक कर लिया, 1 से लेके 12 तक हमने ये मॉडल पेपर कर लिया है, तो उसी के सीक्वेंस से हम चल रहे हैं। ठीक है, आप बुक को देख के मत कंफ्यूज होइए कि बुक का कौन सा हो रहा है कि नहीं, कौन सा नहीं हो रहा है। तो हम जो सीक्वेंस से चले आ रहे हैं अब तक, पहले से 1 से लेके 12 तक जो हमारी प्रैक्टिस सेट हो गया, उसी से सीक्वेंस से हम आगे तक चलते रहेंगे। हाँ, जिस बुक से रहेगा वो आपको थंबनेल में दिख जाएगा कि किस बुक से ये क्वेश्चंस हैं। ओके, और जो मिलियन माइंड्स में 20 सेट हैं और रंजीत सर के 50 सेट है, वो हम सब पढ़ेंगे, सब कराएंगे। मैंने ये बुक लिया, ये सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराने के ही लिए लिया है, चाहे मिलियन माइंड्स की बुक हो गई या फिर रंजीत सर की हो गई, तो मैं पूरा करा दूंगी आपका। डोंट वरी, आप लोग परेशान मत होइएगा। इसमें 20 सेट और उसमें 50 सेट मैं पूरा करा दूंगी। ओके, टिल एग्ज़ाम ये चलती रहेगी मॉडल पेपर प्रैक्टिस, तो उसी के सीक्वेंस से हम चलते चले आ रहे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, जिस बुक से क्वेश्चंस रहेंगे वो थंबनेल में आपको दिख जाएगा कि इस बुक से क्वेश्चंस हैं। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा, डोंट वरी, हम सब पढ़ेंगे। 20 सेट भी करेंगे, 50 सेट भी करेंगे, उसके बाद जो और अच्छी बुकें होंगी उससे भी करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। अगर आपको ये सब इसकी PDF चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस के टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मिरेकल प्लेस रिप्रेजेंट अ रियल और फिक्टिटियस अकाउंट ऑफ द डैश ऑफ अ सेंट। यहाँ पे कह रहा है कि जो मिरेकल प्लेस है वो रिप्रेजेंट होते हैं एक रियल, एक वास्तविक और फिक्टिटियस। फिक्टिटियस मीन्स क्या होता है? कल्पित, कल्पना करने वाला, मतलब इमेजिनेशन का जो है। तो क्या कह रहा है कि जो मिरेकल प्लेस है वो रिप्रेजेंट होते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं एक वास्तविक या फिर फिक्टिटियस, कल्पित रूप से। किसमें? सेंट के, संतों के। क्या क्या संतों का क्या क्या दिखाया जाता है उसमें, उस मिरेकल प्लेस में? तो पहला क्या है? संतों के जीवन के बारे में दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट होता है, सही है। मिरेकल्स को दिखाया जाता है, ये भी सही है। मार्टर ड्रम को भी दिखाया जाता है। मार्टर ड्रम मीन्स क्या होता है? मार्टर मीन्स क्या होता है? शहीद, शहीदों के जीवन को भी दिखाया जाता है। तो मार्टर ड्रम मीन्स क्या होता है? शहादत। तो इनके बारे में भी दिखाया जाता है। तो ये तीनों ही सही है। मिरेकल प्लेस में ये तीनों ही एक रियल या फिक्टिटियस रूप से दिखाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ओके, मिरेकल प्लेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मिरेकल प्लेस में संतों के जीवन के बारे में दिखाया जाता है। जैसे अभी हम इंडियन का अपना ले लें मिरेकल प्लेस, जैसे आपके हो गए रामलीला, कृष्ण लीला। जैसे दशहरा में क्या होता है, जो दशहरा हमारा चलता है, जो फेस्टिवल होता है दशहरा, उसमें क्या होता है कि उसमें अब स्टेज परफॉर्म्ड होता है ना, मिरेकल प्लेस उसी को कहते हैं। जो जैसे रामायण हो गया, महाभारत, जो जिसमें साधु या संत के बारे में ज़्यादा बताया जाता हो, रामलीला हो गया, कृष्ण लीला हो गया, ये सारी चीज़ें, तो उसी को बोलते हैं मिरेकल प्लेस। तो उसमें क्या था? ये संत के जीवन, मिरेकल्स, मार्टरडम, सब के बारे में बताया। बस इतना याद रखिएगा कि मिरेकल प्लेस में संत के जीवन के बारे में दिखाया जाता है और मार्टर मतलब शहीदों के जीवन के बारे में दिखाया जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच टाइप ऑफ मिरेकल प्लेस आर परफॉर्म्ड। इंडिया में किस टाइप के मिरेकल प्लेस परफॉर्म्ड होते हैं भारत में? तो हमारे भारत में रामलीला भी होते हैं, कृष्ण लीला भी होते हैं और रासलीला भी होते हैं, तीनों ही होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ये सारे मिरेकल प्लेस हैं, रामलीला, कृष्ण लीला, रासलीला, ये सारे ही मिरेकल प्लेस हैं। इसमें जरूर आपका साधु संत के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे भी आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर द मिरेकल प्लेस वर परफॉर्म्ड इन द बिगनिंग। शुरुआत में मिरेकल प्लेस को परफॉर्म्ड कहाँ किया गया था? ये पूछ रहा है कि शुरुआत में जो मिरेकल प्लेस थे उसको परफॉर्म्ड कहाँ किया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, चर्च में किया गया था। सबसे पहले मिरेकल प्लेस कहाँ होते थे? चर्च में होते थे, वहीं पे सबसे पहले मिरेकल प्लेस को परफॉर्म्ड किया जाता था। नेक्स्ट, वेयर वर एक्टेड इन द मिरेकल प्लेस, हु वर एक्टेड इन द मिरेकल प्लेस। मिरेकल प्लेस में कौन एक्ट करता था? जब चर्च में मिरेकल प्लेस परफॉर्म्ड होते थे तो उसमें एक्ट कौन करता था, मतलब रोल कौन प्ले करता था?
तो वहाँ के कौन करता था? ऑब्वियसली वहाँ के चर्च मेन ही करते थे। जो आपके चर्च के जो मेन होते थे वही मिरेकल प्लेज में एज ए रोल आके एक्ट करते थे। ओके, एक्ट करते थे आके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चर्च में। मिरेकल प्लेज में एक्ट यही लोग करते थे और मिरेकल प्लेज कहाँ होते थे? शुरुआत में चर्च में। नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम मिरेकल प्लेज वर परफॉर्म्ड। कुछ समय बाद मिरेकल प्लेज को परफॉर्म किया जाता था। कहाँ पे? स्ट्रीट में कि थिएटर में या पब्लिक फेस्टिवल्स में या नन ऑफ दीज। तो कुछ समय बाद मिरेकल प्लेज को कहाँ परफॉर्म किया जाता था? तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, पब्लिक फेस्टिवल्स में। अब आज देख लो कि जब दशहरा आता है तो उसमें हम क्या, रामायण चलती है, उनकी कहानियाँ चलती है रामायण की। तो यही हो गया, आज जब कोई फेस्टिवल्स होता है तो मिरेकल प्लेज को परफॉर्म किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, हुज लाइफ वॉज वर मोस्टली रिप्रेजेंटेड इन मिरेकल प्लेज। मतलब किसके जीवन को मिरेकल प्लेज में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता था? सबसे अधिक किसके जीवन के बारे में बताया जाता था मिरेकल प्लेज में? तो यहाँ पे वर्जिन मैरी के बारे में बताया जाता था, सेंट निकोलस के बारे में बताया जाता था, पॉप के बारे में। ये तीनों के बारे में सबसे ज़्यादा बताया जाता था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, ये आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चंस हैं। हु वॉज सेंट निकोलस? सेंट निकोलस कौन थे? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4th सेंचुरी बिशप। कौन थे? 4th सेंचुरी बिशप थे। नेक्स्ट, विच वॉज एवरीथिंग फॉर मेन ऑफ मिडिल एज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मिडिल एज के जो आदमी थे, मिडिल एज के जो मनुष्य थे, उनके लिए सब कुछ कौन सी चीज़ें थी? कौन सी चीज़ें थी आदमियों के लिए मिडिल एज के? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, चर्च ही सब कुछ था उस समय। मिडिल एज में चर्च ही सब कुछ था, चर्च को ही मानते थे लोग। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चर्च। नेक्स्ट, इन मिडिल एज चर्च वॉज अ सेंटर ऑफ। मिडिल एज में चर्च किसका सेंटर था? मिडिल एज में चर्च किसका सेंटर था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मीटिंग प्लेस भी था। मिडिल एज में जो चर्च था वो मीटिंग प्लेस का सेंटर था। स्कूल का भी था। सेंटर ऑफ आर्ट ऑफ अम्यूजमेंट, मतलब आर्ट ऑफ अम्यूजमेंट का भी सेंटर था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही थे मिडिल एज में जो चर्च का सेंटर, ये सारे ही थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिस्ट्री प्लेज? मिस्ट्री प्लेज का अदर नेम क्या है? यहाँ पे पूछ रहा है कि मिस्ट्री प्लेज का अदर नेम क्या, दूसरा नेम क्या है मिस्ट्री प्लेज का? तो मिस्ट्री प्लेज को हम मिरेकल प्लेज भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, हु बैंड इंग्लिश मिरेकल प्लेज? किसने इंग्लिश मिरेकल प्लेज को बैन कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया था कि मिरेकल प्लेज नहीं होंगे? तो किसकी मोनार्की में ये हुआ था, किसने किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी 8 के। जब हेनरी 8 की मोनार्की आई थी तो इन्होंने क्या कर दिया था? सब कुछ चर्च और सब कुछ खत्म कर दिया, चर्च को बंद करवा दिया था। ओके, मिरेकल प्लेज भी बंद हो गए थे, बैन कर दिया था इन्होंने। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर पोप सेड द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड अबाउट। यहाँ पे अलेक्जेंडर सेड किसके बारे में कहते हैं, किसको कहते हैं कि द वाइजेस्ट हैं, ब्राइटेस्ट हैं और मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड है, वो किसके बारे में कहते हैं? अलेक्जेंडर पोप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस बेकन को कहते हैं। फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ एस्से। फ्रांसिस बेकन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ एस्से। तो अलेक्जेंडर पोप ने इन्हें ये चीज़ कही है, वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट, हु सेड क्लासिसिज्म, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हु सेड क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज। किसने कहा है कि क्लासिसिज्म एक हेल्थ है और रोमांटिसिज्म एक डिजीज है? ये किसका स्टेटमेंट है, किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोथे ने कहा था। ओके, नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विद, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रिटर्न टू नेचर जो मूवमेंट है ये कब आया था? मतलब एक मूवमेंट था रिटर्न टू नेचर, ये किस एज में था रिटर्न टू नेचर?
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। बी को ही कहते हैं रिटर्न टू नेचर, इस मोमेंट को, मतलब रोमांटिक एज को, सॉरी बी नहीं, रोमांटिक एज को ही कहते हैं रिटर्न टू नेचर ऑफ मोमेंट। नेक्स्ट, द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव इज एसोसिएटेड विद, ये जो फ्रेज है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, ये किससे जुड़ा हुआ है, किससे ये एसोसिएट है? तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, स्ट्रिक्ट कॉलरेज से ये फ्रेज आपका एसोसिएट है। आगे देखते हैं, द टाइप ऑफ फिक्शन, मतलब एक फिक्शन का प्रकार है, हु सेटिंग इज इन द मिडिवल पीरियड, जिसकी सेटिंग मिडिवल पीरियड में रखी जाती है, ऑफन इन ग्लूमी काशल, ये अक्सर एक ग्लूमी काशल में होता है, रिप्लीट द डंजियंस सबटेरियन पैसेजेस एंड यूज्ड ऑफ घोस्ट एंड मिस्टीरियस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक फिक्शन है, एक प्रकार का फिक्शन है जिसकी सेटिंग कहाँ रखी जाती है, मिडिवल पीरियड में, जो हमेशा ग्लूमी काशल में होता है, जिसमें घोस्ट और मिस्टीरियस के बारे में दिखाया जाता है। तो ऐसा कौन सा नॉवेल है? आपने देखा होगा कि जैसे हमारे जो हॉरर शो होते हैं, तो हॉरर शो कोई ऐसा ही, मतलब जो हॉरर शो करते हैं ना, उसकी सेटिंग कहाँ रखते हैं, ऐसे ही कोई काशल रहेगा जो मतलब रूइन खंडहर में उसकी सेटिंग रखेंगे, जहाँ पे कोई टूटा फूटा जो घर होता है वहाँ पे उसको, वहाँ पे ऐसे सेटिंग रख देते हैं जो आपका हॉरर शो होता है, जहाँ पे और डर लगे और उसमें घोस्ट वोस्ट की बात रहती है, मिस्टीरियस की बात होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो वो ऐसा कौन सा नॉवेल है? तो एक ही नॉवेल है, गॉथिक नॉवेल ही है, जिसमें घोस्ट मिस्टीरियस की बातें होती हैं, ग्लूमी कासल यहाँ पे होता है, मिडिवल पीरियड में इसकी सेटिंग होती है, ग्लूमी कासल, ये सारे इसके कीवर्ड हैं गॉथिक नॉवेल्स के। कीवर्ड आप लोग याद रखिएगा, गॉथिक नॉवेल्स का घोस्ट से ज़्यादा रिलेटेड है, तो कहीं भी अगर पूछ लिया घोस्ट तो कीवर्ड को ज़्यादातर याद रखिएगा, वैसे तो याद नहीं होते हैं, भूल जाते हैं, तो आप कीवर्ड को जब भी कोई आपका जो आ रहा है ना लिटरेरी टर्म्स से जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको उसका कीवर्ड याद रखिए। कीवर्ड अगर आपको याद रहा ना तो ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर आपको घोस्ट का कीवर्ड कि हाँ घोस्ट कौन से नॉवल में आता, तो गॉथिक नॉवेल्स, ओके, इतना याद रखिएगा। घोस्ट होता है, उसमें घोस्ट दिखाया जाता है, मिस्टीरियस, उसका ग्लोमी काशल होता है, मतलब अंधकार अंधेरा रहता है, और उसको मिडिवल पीरियड, ये सारी चीज़ें कीवर्ड हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, द वर्ड पिकारेस्क्यू हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम, जो पिकारेस्क्यू जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया है ये पिकारेस्क्यू। ओके, पिकारेस्क्यू मतलब क्या होता है, पाखंडी या धूर्त या आवारा टाइप का जो हीरो ही होता है, जो पिकारेस्क्यू नॉवल में जो हीरो ही होता है वही आवारा टाइप का होता है, पाखंडी होता है, बहुत धूर्त होता है। ओके, नेक्स्ट, हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द रेनेसेंस ऑफ वंडर, किसने रोमांटिसिज्म को रेनेसेंस ऑफ वंडर के रूप में डिफाइन किया है, परिभाषित किया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थियोडोर वॉट्स डंटन ने, इन्होंने ही किया है ये चीज़ें, मतलब क्या किया है, डिफाइन किया है रोमांटिसिज्म को, क्या कहा है, रेनेसेंस ऑफ वंडर। नेक्स्ट, ओ मिसचीफ दाउ आर्ट स्विफ्ट टू एंटर इन द थॉट्स ऑफ डेस्परेट मैन। यहाँ पे देखिए फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ गए हैं, ओ मिसचीफ दाउ आर्ट स्विफ्ट, यहाँ पे ओ मिसचीफ क्या कर रहे हैं, ये एड्रेस कर रहा है, डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है, ओ मिसचीफ दाउ आर्ट स्विफ्ट टू एंटर इन द थॉट्स ऑफ डेस्परेट मैन। तो जो चीज़ डायरेक्ट मतलब एड्रेस होती है वो आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है, एपिस्ट्रॉफी। ओके, अगर आपने अभी फिगर ऑफ स्पीच की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, उसमें मैंने इसको थोड़ा डिफाइन किया है। नेक्स्ट, समझाया है, नॉलेज इज़ प्राउड दैट इट नोज सो मच, विजडम इज़ हम्बल दैट इट नोज नो मोर, मतलब नॉलेज को गर्व है कि उसे सब कुछ पता है, विजडम इज़ बहुत हम्बल है दैट इज़ नोज नो मोर। यहाँ पे नॉलेज की बात कर रहा, नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान, ज्ञान को गर्व है, हम ऐसा ज्ञान को बोल दे रहे हैं कि जैसे ज्ञान कोई लिविंग पर्सन है, जो कि ज्ञान क्या है, एक नॉन लिविंग चीज़ है, लेकिन हम बोल ऐसा रहे कि ज्ञान को गर्व है, ऐसा मतलब गर्व मतलब प्राउड है, ज्ञान को प्राउड है, ऐसा बोल दे रहे हैं कि ज्ञान कोई पर्सन है, उसको प्राउड है। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ आए कि नॉन लिविंग चीज़ को एज ए लिविंग बनाकर हम बात कर रहे हो, तो वो हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। ओके, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि ये नॉन लिविंग चीज़ को एज ए लिविंग, एज ए पर्सन, ये सेंटेंस में आते हैं, एज ए पर्सन बना के बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये कोई जीवित पर्सन की बात हो रही है। नेक्स्ट,
Scepter and crown must tumble down and in the dust be equal made with the poor crooked scythe and spade। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहाँ पे आपकी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? मिटोनमी। मिटोनमी क्या होता है? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? मिटोनमी। मिटोनमी क्या होता है? मिटोनमी वो होता है जिसमें क्या होता है कि मिटोनमी वो होता है मतलब जिसमें किसी चीज़ को अपने नाम से बुलाए जाने के बजाय उससे संबंधित किसी लक्षण या अन्य चीज़ के नाम से बुलाया जाए, उसी को कहते हैं मिटोनमी। जैसे अन्य समझ में आ रहा होगा तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कह दिया कि बंगाल सरकार ये कदम उठाना चाहती है पर दिल्ली ने इस पर आपत्ति जताई। तो यहाँ पे दिल्ली को क्या बोला? दिल्ली में ही केंद्र सरकार का मुख्यालय है, तो ये डायरेक्ट केंद्र सरकार को बोल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को ना बोल के बजाय क्या बोल दिया कि दिल्ली ने इस पर आपत्ति जताई है। वो बोल किसको रहा है? केंद्र सरकार को बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार को ना बोल के दिल्ली बोल दिया। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जिसमें किसी चीज़ के अपने नाम से ना बुलाया जाए बल्कि उसी से संबंधित किसी और नाम से बुलाया जाए, उसी को कहते हैं मिटोनमी, अ चेंज ऑफ नेम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिटोनमी। नेक्स्ट, लेबर वाइड एज द अर्थ हैज़ इट्स समिट इन हेवन। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे देखिए, जब भी आपका लाइक या फिर एज से कंपैरिजन होती है, सिम्बली में क्या होता है? दो चीज़ों से कंपैरिजन होती है सिम्बली में, बट वहाँ पे कंपैरिजन किससे क्या होता है कि लाइक मीन्स क्या होता है? तरह लगा दिया जाता है। जैसे वह चाँद की तरह सुंदर है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि वह चाँद की तरह सुंदर है, तरह लगा दिया, लाइक लगा दिया, तो ये आपका सिम्बली हो गया। मतलब उस लड़की की और चाँद की वो तुलना तो कर रहा है, लेकिन लाइक लगा के कर रहा है, एज लगा के कर रहा है। और मेटाफोर में क्या होता है? वह चाँद ही है। अब हमने बोल दिया वह चाँद ही है, अब हम ये नहीं बोल रहे चाँद की तरह सुंदर है, वह चाँद ही है। डायरेक्ट हम उस चीज़ को बोल देते हैं, ना कोई लाइक लगाते ना एज लगाते हैं, वो मेटाफर हो गया। और जहाँ पे लाइक और एज से कंपैरिजन की जाती है वो आपका सिम्बली हो गया। तो यहाँ पे एज आया था, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिम्बली। एक मिनट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिम्बली। नेक्स्ट, स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स। यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? जो स्पीच है वो आदमियों को, मतलब मनुष्य को, जो स्पीच है वो मैन को दी गई है टू कंसील, छिपाने के लिए, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को छिपाने के लिए एक भाषण आदमियों को दिया गया। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एपिग्राम। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? एपिग्राम मतलब चुटकुल्ला, मतलब एक मजाकिया कहावत है एपिग्राम। अगर इसकी हिंदी देखेंगे तो एक मजाकिया कहावत है, जिसमें क्या होता है कि जैसे चतुर तरीके से विचार को व्यक्त करने वाली एक टिप्पणी, मतलब बहुत ही चालाकी से कोई विचार को व्यक्त कर दे, वो एक टिप्पणी होती है, उसी को बोलते हैं एपिग्राम, मतलब एक मजाकिया कहावत। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉलोइंग एमसीक्यूज है 24 to 38, मतलब 24 से 38 तक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट से क्वेश्चन आया है। यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट से क्वेश्चन है, कहाँ से कहाँ तक? 24 से 38 तक। देख लेते हैं इसको। इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिज प्लेज। यहाँ पे कह रहा है कि डेनमार्क की किसकी हिस्ट्री में शेक्सपियर ने अपने प्ले के लिए बैकग्राउंड मटेरियल खोजा था, मतलब अपने प्ले के लिए उन्होंने डेनमार्क की किसकी हिस्ट्री से अपने प्ले के लिए उन्होंने मटेरियल ढूंढा था, निकाला था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? किस प्ले के लिए? हैमलेट के लिए। वहाँ ने डेनमार्क की किसकी हिस्ट्री से निकाला था वो मटेरियल अपने प्ले के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी, सेक्सो ग्रामेटिकस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, सेक्सो ग्रामेटिकस। नेक्स्ट, हाउ डज ओफिलिया डाई। ओफिलिया कैसे मरती है? तो ओफिलिया सुसाइड करती है ना, पानी में मतलब नदी में डूब जाती है, सुसाइड कर लेती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शी ड्राउन्स इन द रिवर। ओके, वो मर जाती है। जब वो अपने फादर की डेथ का सुनती है कि उसके फादर को हैमलेट ने मार दिया है, तो उससे सहा नहीं जाता है, वो क्या करती है, और हैमलेट भी उसको क्या करता है, बोलता रहता है कि तुम जाओ ननरी बन जाओ, उसको प्यार को ठुकराता रहता है। तो यही सब टेंशन से वो क्या करती है, सुसाइड कर लेती है, जाके नदी में डूब जाती है। नेक्स्ट, हुज स्टोरी डज हैमलेट आस्क द प्लेयर्स टू टेल अपॉन देयर अराइवल टू एल्सिनोर।
यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसकी स्टोरी पे हैमलेट पूछता है प्लेयर से, क्या कहता है कि किसके अराइवल की बात करता है। यहाँ पे किसकी स्टोरी से हैमलेट मतलब खिलाड़ियों से पूछता है, किसके एल्सिनोर से किसके अराइवल की बात हो रही है, किसकी स्टोरी से। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। एक मिनट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइम एंड हिकोबा की स्टोरी से उन्होंने ये चीज़ें ली थी हैमलेट ने। नेक्स्ट, वाई अकॉर्डिंग टू पोलोनियस हैज़ हैमलेट गॉन मैड? पोलोनियस के अनुसार हैमलेट क्यों पागल हो गया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? सी, ही इज़ इन लव विद ओफिलिया। पोलोनियस को लगता था, मतलब पोलोनियस को लगता था कि हैमलेट पागल इसलिए हुआ क्योंकि वह ओफिलिया से प्यार करता था। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन द प्ले? प्ले में सबसे लास्ट कैरेक्टर है कौन होता है जिसकी डेथ हो जाती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हैमलेट। हैमलेट ही लास्ट कैरेक्टर होता है जिसकी डेथ होती है। ओके, नेक्स्ट, एक चीज़ इसमें है कि हैमलेट प्ले में, एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि हैमलेट के प्ले में कितने मेल है और कितने फीमेल है, ये आप लोग बताइएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हैमलेट प्ले में कितने मेल हैं और कितनी फीमेल हैं। आगे देखते हैं। हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले? प्ले के दौरान कितने कैरेक्टर्स की डेथ होती है, कितने कैरेक्टर्स मर जाते हैं प्ले के दौरान? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8। 8 कैरेक्टर्स हैमलेट में मर जाते हैं। नेक्स्ट, हु स्पीक्स द फेमस टू बी और नॉट टू बी सोलिलोक्वी? ये किसकी सोलिलोक्वी, फेमस सोलिलोक्वी है? टू बी और नॉट टू बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैमलेट। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हैमलेट। नेक्स्ट, इन वॉट कंट्री डू रोजेनक्रैंज एंड गिल्स्टन डाई? किस कंट्री में रोजेनक्रैंज और गिल्स्टन मर जाते हैं, डेथ हो जाती है किस कंट्री में उनकी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में उनको मार दिया जाता है। नेक्स्ट, वाई डज हैमलेट डिसाइड नॉट टू किल क्लॉडियस आफ्टर अ ट्रैवलिंग प्लेयर्स प्ले? यहाँ पे कह रहा है कि हैमलेट ने क्लॉडियस को मारने का जो प्लान बनाया था उसको, मतलब जो उसको मारा क्यों नहीं? वाई डज हैमलेट डिसाइड नॉट टू किल क्लॉडियस? हैमलेट ने क्लॉडियस को क्यों नहीं मारा आफ्टर द ट्रैवलिंग प्लेयर्स प्ले? जो प्लेयर्स प्ले चल रहा था हैमलेट में, उसके बाद हैमलेट ने क्लॉडियस को क्यों नहीं मारा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि क्लॉडियस इज प्रेइंग। जब वो मारने जा रहा था क्लॉडियस को, तो क्लॉडियस उस समय क्या कर रहा था? पूजा कर रहा था। तो उसने सोचा कि अगर मैं इस समय इसको मार दूंगा तो ये कहीं इसकी आत्मा स्वर्ग में न चली जाए, ये तो बहुत बेकार है, तो कहीं इसकी आत्मा स्वर्ग में न चली जाए, इसलिए वो उस समय क्लॉडियस को नहीं मारता रहता है, नहीं मारता है। ओके, नेक्स्ट, इस प्ले में प्रोक्रेस्टिनेशन है, मतलब चीज़ों को बार बार वो मारने से टालता रहता है, इसीलिए तो टी.एस. इलियट ने इनको कहा, मतलब इस प्ले को कहा है फेल्योर का, है ना। हु किल्ड 14 ब्रास फादर? 14 ब्रास के फादर को किसने मारा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैमलेट्स के फादर ने मारा था, किंग हैमलेट। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर स्पीक द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले? प्ले का फर्स्ट लाइन कौन सा कैरेक्टर बोलता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? बर्नार्डो। प्ले का फर्स्ट लाइन कौन बोलता है? बर्नार्डो बोलता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज हैमलेट मोस्ट लाइकली रिटन? मतलब किस साल हैमलेट को लिखा गया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1601 में। नेक्स्ट, विच ऑफ क्लॉडियस एंड लियर्टिस ट्रैप्स फॉर हैमलेट सक्सीडेड इन किलिंग हिम? मतलब क्लॉडियस और लियर्टिस की कौन सी जाल रहती है जिसमें वो हैमलेट को मारने में सफल हो जाते हैं? जब वो कैसे मार लेते हैं हैमलेट को, क्लॉडियस और लियर्टिस, उनका कौन सा जाल रहता है जिसमें वो हैमलेट को मारने में सफल हो जाते हैं? तो क्या करते हैं, उसके तलवार में जब वो दोनों का डुअल होता है तो क्या होता है कि तलवार में जहर लगा दिया जाता है, जिससे हैमलेट की लग जाती है तलवार, जिससे हैमलेट की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द पॉइजन शॉट। ओके, नेक्स्ट,
विच कैरेक्टर स्पीक फ्रॉम बीनीथ द स्टेज टूअर्ड द एंड ऑफ एक्ट फर्स्ट। यहाँ पे कह रहा है कि एक्ट फर्स्ट के अंत में कौन सा कैरेक्टर नीचे से बोलता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, घोस्ट। घोस्ट ही बोलता है नीचे से जब वो एक्ट हो रहा था। नेक्स्ट, हु रिटर्न्स हैमलेट टू डेनमार्क आफ्टर हिज एग्जाइल। हैमलेट को डेनमार्क वापस कौन लाता है उसके एग्जाइल के बाद, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ पायरेट्स, ये लोग लेके आते हैं। नेक्स्ट, इन विच ईयर द प्रील्यूड वॉज पब्लिश्ड। किस ईयर प्रील्यूड को पब्लिश किया गया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1815 में। 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद प्रील्यूड को पब्लिश किया गया था, और ये 1850 में 14 बुक के साथ ये पब्लिश हुई थी। 1805 में प्रील्यूड 13 बुक के साथ आई थी, और 1850 में 14 बुक के साथ। ओके, और प्रील्यूड को जब वर्ड्सवर्थ ने लिखा था तो उसका टाइटल क्या था, अ पोएम टू कॉलरिज। और ये प्रील्यूड किसको एड्रेस है, एसटी कॉलरिज को, क्योंकि उन्होंने ये टाइटल ही दिया था पोएम टू कॉलरिज। बाद में जब 1815 में ये पब्लिश हुआ तो उनकी जो वाइफ थी मैरी हचिंसन, उन्होंने क्या कर दिया, प्रील्यूड चेंज कर दिया, उसकी टाइटल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और प्रील्यूड का जो सब टाइटल है ग्रोथ पोएट्स ऑफ माइंड, ये किसने दिया था, डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने दिया था। ओके, तो ये सारे फैक्ट हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1850। नेक्स्ट, टू होम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रील्यूड एड्रेस। वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया कि वर्ड्सवर्थ का जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है प्रील्यूड, वो किसको एड्रेस है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसटी कॉलरिज को। नेक्स्ट, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइम। वर्ड्सवर्थ को किसने इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन किट्स। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्ट्स द अबव लाइन्स हैज बीन कोटेड फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्ट्स, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये कब पब्लिश हुई थी, 1807, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। डेस्क्रिप्टिव स्केचेस का राइटर कौन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये कब पब्लिश हुआ था, 1793 फरवरी में। इसके साथ एक और पोएम पब्लिश हुई थी, कौन सी हुई थी वो आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन कैन लव फ्रीडम हार्टली बट गुड मैन, द रेस्ट लव नॉट फ्रीडम बट लाइसेंस, नो मैन हु नोज ऑट कैन बी सो स्टूपिड टू डिनाई दैट ऑल मैन नेचुरली वर बॉर्न फ्री, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डी, टेन्योर किंग्स ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। ये मिल्टन का वर्क है, ये लाइनें वहाँ से ली गई हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। नेक्स्ट, 45 का देखते हैं, पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वॉर, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल। ये भी मिल्टन का वर्क है, यहाँ से ये लाइनें ली गई हैं। नेक्स्ट, he that has light within his own clear breast may sit in the center and enjoy a bright day, the above lines are taken from। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, कॉमस से लाइनें ली गई हैं। कॉमस क्या है, एक मास्क है मिल्टन का। नेक्स्ट, फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डॉथ रेज टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लाइव लेबोरियस डेज, फेम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सॉइल, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, फेम इज द स्पर दैट, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बी, लिसिडास। ये कब आया था, 1637 में। ये एक पेस्टोरल एलिजी है, किस पे लिखी गई है, उनके फ्रेंड एडवर्ड किंग पे। नेक्स्ट, माई राइजिंग इज दाई फॉल, मेरा उदय ही तुम्हारा पतन है, दिस लाइन इज फॉर्म। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, माई राइजिंग इज दाई फॉल, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैराडाइज रीगेंट की लाइनें हैं ये कब आया है, पैराडाइज रीगेंट 1671 में। इसके साथ एक और आया था, सैमसन एगोनिस्टिस।
तो यहाँ पे लाइनें आती हैं, माई राइजिंग इज दाई फॉल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 ए हो जाएगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, जो क्लास का प्रभाव है, क्लास का इन्फ्लुएंस है, वो किस प्ले में डिपिक्ट करता है। डिपिक्ट मतलब किस प्ले में दिखाता है, दर्शाता है। डिपिक्ट मतलब होता है दर्शाना, किस प्ले में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लॉयल्टीज। यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉयल्टीज हो जाएगा। लॉयल्टीज में क्लास का ही इन्फ्लुएंस दिखाया जाता है। लॉयल्टीज आपकी कब आई थी 1922 में आया था। ये 3 एक्ट का एक प्ले है, ड्रामा है। नेक्स्ट गर्ल्सवर्दी क्या है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा अ रियलिस्ट बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। गर्ल्सवर्दी इज अ रियलिस्ट बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। नेक्स्ट विच वर्क ऑफ गर्ल्सवर्दी अर्नड हिम नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। गर्ल्सवर्दी का कौन सा वर्क है जिससे उन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई, अर्न किया नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए। मतलब कौन सा वर्क है जिससे उनको नोबेल प्राइज मिला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए फोर्साइट सागा। फोर्साइट सागा की वजह से ही उनको नोबेल प्राइज मिला था। ओके नेक्स्ट इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड वियला नोज दैट हर ब्रदर सेबेस्टियन इज। एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में वियला जान जाती है कि उसका भाई सेबेस्टियन क्या है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा मिसिंग। 52 का क्या हो जाएगा मिसिंग। मतलब एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में वियला जान जाती है कि उसका भाई सेबेस्टियन मिसिंग है। नेक्स्ट हु टेल्स वियला अबाउट ड्यूक ऑर्सिनो। मतलब वियला मतलब कौन बताता है वियला को ड्यूक ऑर्सिनो के बारे में। ड्यूक ऑर्सिनो के बारे में वियला को कौन बताता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डी अ शिप्स कैप्टन, वही बताता है। क्योंकि शिप रैक से वही बचाता है। जब शिप रैक हुआ था दोनों भाई बहन का, तो वहाँ पे वियला को ये बचा लेता है। तो वहाँ पे फिर बोलता है फिर कहाँ जाओगे तुम। तो वो डिस्गाइज होकर ऑर्सिनो के पास भेज देता है। ड्यूक ऑर्सिनो के बारे में उसको बताता है। वाई डज द शिप्स कैप्टन हेल्प वियला फाइंड अ डिस्गाइज। जो शिप का कैप्टन था वो वियला की मदद क्यों किया उसे डिस्गाइज होने के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ए पेमेंट के लिए, फॉर पेमेंट। नेक्स्ट व्हाट डज मारिया थिंक ऑफ सर एंड्रयू अग्यूचिक। जो मारिया है वो सर एंड्रयू अग्यूचिक के बारे में क्या सोचती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये सोचती है कि ही इज अ ड्रंक। नेक्स्ट ये 12th नाइट से क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे 12th नाइट का ही क्वेश्चन चल रहा है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज सर एंड्रयू अग्यूचिक गेट रॉन्ग अबाउट मारिया। मतलब सर एंड्रयू अग्यूचिक मारिया के बारे में क्या जानते थे, क्या गलत मानते थे क्या गलत जानते थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हर नेम, उसका नाम गलत जानते थे। ओके आगे बढ़ते हैं। When they meet, what does Sir Toby compliment Sir Andrew Aguchick on? जब वे मिले तो सर टॉबी ने सर एंड्रयू अग्यूचिक पर क्या कॉम्प्लीमेंट दिया जब वे मिले। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी हिज डांसिंग। नेक्स्ट ऑर्सिनो सेंड, यहाँ पे क्या कह रहा है ऑर्सिनो सेंड्स सिजेरियो हिज न्यू फेवरेट सर्वेंट ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इरेंड। व्हाट इज इट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑर्सिनो अपने सबसे फेवरेट सर्वेंट सिजेरियो को भेजता है एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए। वह काम क्या है व्हाट इज इट। कह रहा है कि ऑर्सिनो सिजेरियो मतलब सिजेरियो क्या था ऑर्सिनो का एक फेवरेट सर्वेंट था, एक न्यू फेवरेट सर्वेंट था। तो ऑर्सिनो अपने नए फेवरेट सर्वेंट सिजेरियो को एक महत्वपूर्ण काम के लिए भेजता है। वह काम क्या है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा डी डिलीवरिंग लेटर्स टू ओलिविया। वह एक पत्र देता है सिजेरियो को जो उसे ओलिविया को देना रहता है, वही एक महत्वपूर्ण काम था। नेक्स्ट वाई इज वियला रिलेक्टिंग टू कैरी आउट ऑर्सिनोस कमांड ऑफ डिलीवरिंग अ लव लेटर टू ओलिविया। ओलिविया मतलब वियला जो थी, जब ऑर्सिनो ने उसे पत्र दिया कि जाके वियला को दे आओ, तो ओलिविया नहीं जाना चाहती थी वो पत्र ले जाके मतलब वो पत्र ले जाना नहीं चाहती थी ओलिविया को देने। क्यों। यहाँ पे कह रहा है वाई इज वियला रिलेक्टिंग टू कैरी। ओलिविया क्यों नहीं ले जाना
अनिच्छुक थी। रिलेक्टेंट मीन्स क्या होता है, अनिच्छुक, मतलब जाना नहीं चाहती थी। उस पत्र को ओलिविया तक क्यों नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि वियला ओर्सिनो से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो पत्र, पहले तो वो मैसेंजर बनी थी, बाद में जब वो उसको प्यार हो गया ओर्सिनो से, तो फिर वो पत्र उत्र ओर्सिनो क्या करता था, ओलिविया से, यहाँ पे लव ट्राइंगल चल रहा था ओर्सिनो से। ओर्सिनो किससे प्यार करता था, ओलिविया से, और वियला ओर्सिनो से, तो लव ट्राइंगल था। तो पहले तो वो मैसेंजर बनी थी, पूरा काम करती थी, जितना भी ओर्सिनो उसको भेजता था ओलिविया के पास ले जाती थी। ओलिविया नहीं प्यार करती थी ओर्सिनो से, लेकिन जब इसको प्यार हो गया ओर्सिनो से, तब ये फिर पत्र उत्र मतलब जाना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी लव्स ओर्सिनो। क्यों नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो ओर्सिनो से प्रेम करती थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेयर डज फेस्टी से ओलिवियाज ब्रदर इज सोल इज। फेस्टी ओलिविया के भाई के सोल के बारे में क्या कहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बी। बी है कि ओलिविया का जो भाई की जो सोल है वो कहाँ है, हेल में है। वो कहाँ है, हेल है। नेक्स्ट, हाउ डज मालविलियो रिएक्ट टू फेस्टिस ह्यूमर। मालविलियो फेस्टी के ह्यूमर को कैसा रिएक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज क्रिटिकल। कैसा रिएक्ट करता है, ही इज क्रिटिकल। नेक्स्ट, हु इज टॉकिंग टू सिजेरियो। सिजेरियो से कौन बात करता है, व्हेन मालविलियो इज सेंट आउट टू मीट हिम। जब मालविलियो को उससे मिलने के लिए भेजा जाता है, तो सिजेरियो से उस समय कौन बात करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर्टोबी। और सिजेरियो कौन रहता है, वियला ही रहती है, जो डिस्गाइज, जब वो डिस्गाइज कर लेती है ना, तो उसका नाम क्या हो जाता है, सिजेरियो। नेक्स्ट, व्हाट मैसेज डज ओलिविया गिव टू सिजेरियो टू डिलीवर टू ओर्सिनो। मतलब ओलिविया सिजेरियो को क्या मैसेज भेजती है ओर्सिनो के लिए। सिजेरियो से कहती है कि जाके बोल दो, क्या बोल दो, यही बोलती है, क्योंकि ओलिविया तो प्यार करती नहीं ओर्सिनो से, तो वो ये बोलती है कि जाके बोल दो ओर्सिनो से कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। तो यही रहता है, सी डजंट लव ओर्सिनो, क्योंकि वो ओर्सिनो से प्रेम नहीं करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, व्हाट टोकन डज ओलिविया सेंड टू सिजेरियो आफ्टर सिजेरियो हैज लिव्ड। मतलब ओलिविया सिजेरियो को चले जाने के बाद क्या टोकन देती है, ओलिविया सिजेरियो से क्या टोकन भेजती है आफ्टर सिजेरियो लिव्ड, जब सिजेरियो चला जाता है, क्या देती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हर रिंग। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिंग, अपनी रिंग। नेक्स्ट, व्हाट डज एंटोनियो डू विद सेबेस्टियन आफ्टर रेस्क्यूइंग हिम फ्रॉम द शिपरैक। एंटोनियो सेबेस्टियन के साथ क्या करता है जब उसे शिपरैक से बचा लेता है। तो उसे क्या कर देता है, लॉक्स हिम अप, उसको लॉक कर देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 65 का। एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है व्हाट डज एंटोनियो डू विद सेबेस्टियन। वो सेबेस्टियन के साथ क्या करता है, एंटोनियो सेबेस्टियन के साथ क्या करता है जब उसे शिपरैक से बचा लेता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, बी हो जाएगा, केयर्स फॉर हिम, उसकी देखभाल करता है। जब उसे शिपरैक से बचा लेता है सेबेस्टियन को एंटोनियो, तो उसकी देखभाल करता है। यहाँ पे बी आंसर होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बी आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट डू वी लर्न अबाउट सेबेस्टियन एंड वियलास फैमिली इन दिस सीन। मतलब किस सीन में हम सेबेस्टियन और वियला के फैमिली के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर फादर इज डेड। मतलब वो क्या कह रहा है कि उसके फादर की क्या हो जाती है, उनके फादर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ये हम जान पाते हैं। ओके, 66 का बी। नेक्स्ट, वाई इज रोजालिन अ फेवरेट ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिक। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाई इज रोजालिन, यहाँ पे कह रहा है कि रोजालिन है वो एक फेमिनिस्ट क्रिटिक क्यों मानी जाती है, मतलब फेमिनिस्ट क्रिटिक की फेवरेट क्यों है, जो नारीवादी जो आलोचक हैं। फेमिनिस्ट क्रिटिक मीन्स क्या होता है, नारीवादी आलोचकों। तो रोजालिन फेमिनिस्ट क्रिटिक की पसंदीदा क्यों है, ये पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। सी सबवर्ट्स फीमेल लिमिटेशन, क्योंकि वो औरतों की जो फीमेल की लिमिटेशन उसको तोड़ती है, इसीलिए फेमिनिस्ट क्रिटिक की वो क्या है, पसंदीदा है, फेवरेट है। नेक्स्ट, along with his inheritance, यहाँ पे क्या कह रहा है, along with his
एक मिनट, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 68 का देखते हैं। अलॉन्ग विद हिज इनहेरिटेंस, कह रहा कि अपने विरासत के साथ व्हाट डिड ओलिवर डिनाई ऑरलैंडो, ओलिवर ने ऑरलैंडो से क्या इनकार किया। अपनी विरासत के साथ ओलिवर ने ऑरलैंडो से क्या इनकार किया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एन एजुकेशन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What role in ड्यूक सीनियर्स कोर्ट इन जैक्स इंटरेस्टेड इन फीलिंग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ड्यूक सीनियर के दरबार में कह रहा है कि ड्यूक सीनियर के दरबार में जैक्स की क्या भूमिका भरने में दिलचस्पी है। मतलब क्या भूमिका उसको बनने की है, जो जैक्स की है। जैक्स को ड्यूक सीनियर के कोर्ट में क्या भूमिका निभाने की दिलचस्पी है, भरने की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी, फूल। ओके, नेक्स्ट। वेयर डज जैक्स डिसाइड टू गो एट द एंड ऑफ प्ले एज यू लाइक इट। मतलब एज यू लाइक इट जो प्ले है उसके अंत में जैक्स कहाँ जाने का डिसाइड लेता है, कहाँ जाने का निर्णय लेता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ मोनेस्ट्री। क्या बनने का, मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री मीन्स क्या होता है आपका, मोनेस्ट्री मतलब जो साधु संत होते हैं वो। मठ, कहाँ जाने का निश्चय लेता है, मठ में जाने का। मोनेस्ट्री मीन्स क्या होता है, मठ। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। आगे कह रहा है एज अपोज टू जैक्स विच कैरेक्टर इज एबल टू क्रिटिसाइज इन अ मोर चार्मिंग एंड रिलेटेबल वे। कह रहा है कि जैक्स के विपरीत कौन सा कैरेक्टर अधिक आकर्षण और संबंधित तरीके से आलोचना करने में सक्षम है। जैक्स के विपरीत कौन सा कैरेक्टर है जो बहुत आकर्षण है और संबंधित तरीके से आलोचना करने में भी क्या है, वो क्रिटिसाइज करने में भी सक्षम है, एबल है। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोजालिन। ओके, नेक्स्ट। एज यू लाइक इट, इट ब्रेक्स द कोर्टली ट्रेडिशन बाई पोर्ट्रिंग लव नॉट एज सफरिंग बट एज। आगे क्या कह रहा है कि जो एज यू लाइक इट है ये क्या करती है, कोर्टली ट्रेडिशन को तोड़ता है। मतलब जो दरबारी परंपरा है उसको क्या करता है, तोड़ता है। बाय पोर्ट्रिंग लव नॉट एज सफरिंग, कह रहा जो प्रेम की जो पीड़ा के रूप में, क्या कह रहा है, प्रेम की पीड़ा के रूप में, बल्कि एक खुशी के लिए। बट एज, यहाँ पे क्या फील करना है हमको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ फोर्स फॉर हैप्पीनेस। क्या हो जाएगा, अ फोर्स फॉर हैप्पीनेस, बल्कि एक खुशी के लिए जो फोर्स दिया जाता है, यहाँ पे वो चीज़ बताया जा रहा है। नेक्स्ट आगे कह रहा है इन एज यू लाइक इट कैरेक्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन पर्सनालिटी एंड अपीयरेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज यू लाइक इट में यहाँ पे कह रहा है कि एज यू लाइक इट में जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर के व्यक्तित्व में और उसके वास्तविक को कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एज यू लाइक इट में कैरेक्टर के व्यक्तित्व में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो परिवर्तन होता है, और उसके अस्तित्व में, उसके अपीयरेंस में हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 73 का बी, इंस्टेंटेनियस। ओके, इंस्टेंटेनियस। तो मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एज यू लाइक इट में जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स की जो परिवर्तन होते हैं, उसके व्यक्तित्व के परिवर्तन में क्या होता है, बार वो जब चाहे तब परिवर्तन अपने आप को कर लें। हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एज यू लाइक इट में जो कैरेक्टर हैं वो जब चाहें तब अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। जैसे हमने देखा था कि रोजालिन और सीलिया जब उनको बाहर जाना था तो उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को डिस्गाइज तुरंत कर लिया। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि एज यू लाइक इट में जो कैरेक्टर्स की जो व्यक्तित्व के जो परिवर्तन है वो हम उसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिव इन एज यू लाइक इट। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एज यू लाइक इट का मोटिव नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा
पहला ही हो जाएगा। फाइटिंग का कोई भी मोटिव नहीं है एज यू लाइक इट में, क्योंकि एज यू लाइक इट में प्यार वार का ही है, लेकिन लड़ाई झगड़े का नहीं है मोटिव। ओके, आगे देखते हैं 75 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल इन एज यू लाइक इट। निम्नलिखित में से कौन सा एज यू लाइक इट का सिंबल नहीं है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, द मोनेस्ट्री। ये सिंबल नहीं है एज यू लाइक इट में। मोनेस्ट्री मीन्स क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, मठ। नेक्स्ट आगे कह रहा है व्हाट डू डियर हॉर्न्स प्लेस्ड अटॉप द हंटर्स हेड सिंबलाइज। मतलब जो डियर की जो हॉर्न्स होती है, जो सींग होती है, वो किसी हंटर के हेड पे अगर लगा दी जाए तो उसका सिंबलाइज क्या होता है, उसका प्रतीक क्या होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कोकोल्ड्री। क्या हो जाता है उसका प्रतीक? कोकोल्ड्री। नेक्स्ट एज यू लाइक इट, इट इज़ अ पेस्टोरल कॉमेडी एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल कॉमेडी है। विलियम शेक्सपियर बिलीव टू बी हैव बीन रिटन, माना जाता है कि 1599 में लिखी गई है। और इसको पब्लिश फर्स्ट फोलियो में कब किया गया है? तो फर्स्ट फोलियो कब आया था आपका? 1623 में आया था। 1623 में फर्स्ट फोलियो में इसको पब्लिश किया गया है। और एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल कॉमेडी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हु स्पीक्स शेक्सपियर मोस्ट फेमस स्पीच। ये कौन बोलता है? शेक्सपियर की मोस्ट फेमस स्पीच है, जैसे कौन कौन सी है? ऑल द वर्ड्स स्टेज, एक स्पीच ये है, ऑल द वर्ड्स स्टेज। दूसरी स्पीच है टू मच ऑफ अ गुड थिंग, एंड तीसरी है अ फूल आई मेट अ फूल इन द फॉरेस्ट। ये तीनों स्पीच मोस्ट फेमस स्पीच है शेक्सपियर की। कौन बोलता है एज यू लाइक इट में? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैक्स बोलता है। ये तीनों स्पीच जैक्स बोलता है। या तो अगर एग्जाम में पूछना रहेगा ना, या तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर इसमें से कोई भी एक स्पीच निकाल के पूछ लेगा। तो तीनों ही स्पीच आपके एज यू लाइक इट में बोले गए हैं। किसने बोला है? जैक्स ने बोला है। ओके, नेक्स्ट द प्ले एज यू लाइक इट इज सेट इन अ डची इन फ्रांस। जो एज यू लाइक इट का जो प्ले मतलब एज यू लाइक इट प्ले है, उसकी सिटिंग कहाँ रखी गई है? फ्रांस के डची में। बट मोस्ट ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लोकेटेड कॉल्ड द। लेकिन इसके ज़्यादातर एक्शन कहाँ से लिए गए हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से। एक मिनट, गलत लग गया। कहाँ से लिए गए हैं? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से लिए गए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्शन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का दिखाया गया है। जंगल का ही सीन दिखाया गया 79 मतलब उसमें एज यू लाइक इट में। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट द डायरेक्ट एंड इमीडिएट सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट इज थॉमस लॉज। जो डायरेक्ट और इमीडिएट सोर्स है एज यू लाइक इट का, वो क्या है? थॉमस लॉज। थॉमस लॉज का कौन सा वर्क है जो आपका एज यू लाइक इट का सोर्स है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोजा लिंडे, यूफीस गोल्डन लेगेसी। तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि एज यू लाइक इट का सोर्स क्या है? तो थॉमस लॉज का वर्क है रोजा लिंडे, यही सोर्स है एज यू लाइक इट का, या फिर यूफीस गोल्डन लेगेसी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट हु इज सर रोलैंड डी बॉयज। रोलैंड डी बॉयज यंगेस्ट सन। मतलब जो एज यू लाइक इट में रोलैंड डी बॉयज है, उनका सबसे छोटा बेटा कौन है? तो जैक्स है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एज यू लाइक इट में 2 जैक्स हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। एज यू लाइक इट में 2 जैक्स हैं। एक ऑरलैंडो ओलिवर का भाई है जी, ये इनके बेटे हैं सर रोलैंड डी बॉयज का बेटा सबसे छोटा, यानी कि ऑरलैंडो ओलिवर का भाई है, सबसे छोटा वाला भाई है। एक जैक्स ये है, और एक जैक जो ड्यूक सीनियर के दरबार में रहता है, कहाँ? जंगल में। वो जैक्स मेलनकली के लिए भी जाना जाता है, और जितने भी स्पीच बोला है ना, वही जैक्स बोला है। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट अ टाइप ऑफ स्टैंजा और अ कंप्लीट पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन। मतलब एक टाइप ऑफ स्टैंजा है जो, या फिर एक कंप्लीट पोएम है, कितने लाइन की? 4 लाइन की। तो उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, क्वेट्रन कहते हैं। क्वेट्रन आपकी क्या होती है? 4 लाइन की स्टैंजा को क्वेट्रन ही कहा जाता है। क्वेट्रन में 4 लाइन आपकी आती है। इसे हम स्टैंजा भी बोलते हैं और इसे हम क्वेट्रन भी बोलते हैं। ओके, टर्सेट क्या होता है? 3 लाइन का होता है। सस्टेट 6 लाइन का होता है। ऑक्टेव 8 लाइन का होता है। तो इस चीज़ को ध्यान दे लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऑक्टेव कितने लाइन का होता है? 8 लाइन का। सस्टेट
6 लाइन का, टर्सेट यहाँ पे सी होना चाहिए, टर्सेट 3 लाइन का होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। आगे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेथड ऑफ प्रूविंग इज फॉल्सिटी ऑफ अ प्रीमिसेस। यहाँ पे क्या कह रहा है, मेथड ऑफ प्रूविंग ऑफ फॉल्सिटी ऑफ प्रीमाइस बाय शोविंग दैट इट्स लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस इज एब्सर्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी। एब्सर्ड मीन्स क्या होता है, बेतुका, कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स क्या होता है, विरोधाभासी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी आधार के झूठ को साबित करने के लिए एक विधि यह दिखा कर कि उसका जो तार्किक परिणाम है वो बेतुका है, उसका जो तार्किक परिणाम, लॉजिकल जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके जो तार्किक परिणाम है वो क्या है, एब्सर्ड है, मतलब बेतुका है या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसे क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिडक्टियो एड एब्सर्डम। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको कीवर्ड ढूंढना है तो फॉल्सिटी, ये देख लीजिएगा, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, एब्सर्ड, कॉन्ट्राडिक्टरी, इसमें इतने सारे आपके हैं, ये लिटरेरी टर्म से क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट, अ नेम, यहाँ पे क्या कह रहा है, अ नेम गिवन टू समवन और समथिंग, एक नाम जो दिया जाता है किसी पर्सन या किसी वस्तु को, किसी चीज को, दैट इज नॉट देयर आर इट्स रियल और ऑफिशियल, ये उनके रियल नेम नहीं होते हैं, ना ही उनके ऑफिशियल नेम होते, तो उसे क्या कहते हैं, मतलब एक ऐसा नाम जो किसी पर्सन को तो दिया जाता है या किसी वस्तु को दिया जाता है लेकिन वो उसका रियल नेम या ऑफिशियल नेम नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सोब्रिक्वेट। सोब्रिक्वेट मीन्स क्या होता है, उपाधि या उपनाम। ओके, उपाधि या उपनाम, जैसे शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवोन कहा गया है, तो उनको ये नाम दिया गया है ना, उनका नाम तो रियल शेक्सपियर है लेकिन उनको नाम ऐसा सोब्रिक्वेट दिया गया है, क्या दिया गया, बार्ड ऑफ एवोन दिया गया है, उनको बहुत सारे नाम दिए गए हैं। उसी तरह यहाँ पे पूछ रहा है। नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है, अ फॉर्म ऑफ आर्ग्यूइंग इन विच टू स्टेटमेंट आर यूज टू प्रूव दैट अ थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या कर रहा है कि बहस का एक रूप जिसमें दो कथनों का उपयोग होता है, मतलब क्या कह रहा है कि बहस का एक रूप जिसमें दो कथनों का उपयोग ये साबित करने के लिए किया जाता है कि तीसरा कथन क्या है, सत्य है। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दो कथनों, मतलब एक ऐसा बहस, आर्ग्यू करना, एक ऐसा बहस जिसमें दो स्टेटमेंट का उपयोग ये साबित करने के लिए किया जाता है कि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, पहला स्टेटमेंट ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सारे जो ह्यूमंस हैं वो नस्वरवादी हैं। मॉर्टल, मॉर्टल मीन्स क्या होता है, मरणशील, मतलब सारे ह्यूमंस क्या है, मरणशील है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आई एम अ ह्यूमन, मैं एक ह्यूमन हूँ। तीसरा क्या कह रहा है, देयरफॉर आई एम मॉर्टल, इसलिए मैं भी क्या हूँ, मरणशील हूँ, मैं भी एक मरणशील हूँ। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसा बहस जिसमें दो स्टेटमेंट का उपयोग हो, दो स्टेटमेंट का उपयोग ये साबित करने के लिए किया जाता है कि तीसरा जो कथन है वो हमारा सत्य है। तो इसे क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइलोजिज्म, सिलोजिज्म या साइलोजिज्म। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नीडलेस रिपीटेशन ऑफ एन आइडिया। नीडलेस मतलब जिसकी जरूरत ना हो, अनावश्यक। नीडलेस रिपीटेशन ऑफ एन आइडिया, स्टेटमेंट और वर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि एक विचार, एक कथन, मतलब एक विचार या कथन या कोई वर्ड, उसकी रिपीटेशन, उसकी पुनरावृत्ति अनावश्यक हो रही हो, मतलब उसकी नीडलेस रिपीटेशन हो रहा है। जैसे जनरली कंसिडर्ड टू बी अ फॉल्ट ऑफ स्टाइल, जिसे हम मानते हैं, जिसे जाना जाता है आमतौर पर क्या, दोष की शैली, मतलब शैली का दोष, फॉल्ट ऑफ स्टाइल जिसे माना जाता है, उसे क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रेशिया दिया है, फॉर एग्जाम्पल दे अराइव्ड वन आफ्टर द अदर इन सक्सेशन। यहाँ पे कह रहा है कि एक विचार हो, एक स्टेटमेंट हो या फिर एक वर्ड हो जो बार बार रिपीट हो रहा हो और नीडलेस, अनावश्यक रिपीट हो रहा हो और जिसे फॉल्ट ऑफ शैली माना जाता हो, शैली का दोष माना जाता हो, उसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी सॉरी, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब भी होता ही है दोहराना, पुनरुक्ति। क्या होता है, पुनरुक्ति। इसका मतलब ही होता है रिपीटिशन होना, बार बार रिपीट, कोई आइडिया, कोई विचार, कोई स्टेटमेंट या कोई वर्ड बिना जरूरी का वो मतलब रिपीट हो रहा हो, अनावश्यक ही। ओके, तो इसे फॉल्ट ऑफ शैली भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी।
नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 एंड द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक 1936 आर पॉपुलर बुक्स ऑफ। ये सारे बुक्स के नेम हैं। द मीनिंग ऑफ मीनिंग जो 1923 में आया है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये कब आया, 1924 में। आगे कह रहा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये कब आया है, 1929 में। और फिलोसफी ऑफ रिटोरिक ये कब आया है, 1936 में। तो ये सारी बुकें किसकी हैं, ये सारे पॉपुलर बुक्स हैं, फेमस बुक्स हैं, ये सब बुक्स किसकी हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई ए रिचार्ड्स की बुक हैं। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, हालांकि हम पीडीएफ दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आई ए रिचार्ड्स के हैं ये सारी बुक। ओके, नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड टू बी अ फाउंडर ऑफ अ न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। किसे माना जाता है न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का फाउंडर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जॉन क्रू रैनसम को माना जाता है। न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का फाउंडर इन्हें ही माना जाता है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ ऑथर्ड द पॉपुलर बुक्स। इस फेमस बुक का ऑथर कौन है, कौन सा फेमस बुक है, द वर्ल्ड्स बॉडी 1938, द न्यू क्रिटिसिज्म 1941, गॉड विदाउट थंडर 1965। ये जो बुक्स हैं पॉपुलर बुक्स, इसका ऑथर कौन है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी, जॉन क्रू रैनसम, इनका है ये वर्क। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द वर्क 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। ये वर्क किसने लिखा है, 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, विलियम एम्पसन, ये इन्हीं का वर्क है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डायरेक्शन दिया गया है, जो 93 से 98 के बीच में क्या करना है हमको, कलेक्टिव नाउन को फिल करना है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे क्या देख लेते हैं इसको। पहला कह रहा है 93, अ डैश ऑफ पीपल, पीपल के ग्रुप को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ क्राउड ऑफ पीपल। पीपल के ग्रुप में हम क्या, पीपल के ग्रुप के लिए हम क्या लगाते हैं, क्राउड ऑफ पीपल। ओके, गैदरिंग, आपका गैदरिंग मतलब इकट्ठा जहाँ पे होती है, कॉन्ग्रीगेशन जहाँ पे सभा होती है, तो यहाँ पे हम पीपल के ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे, क्राउड, अ क्राउड ऑफ पीपल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ डैश ऑफ कैटल, कैटल के लिए क्या लगाते हैं, कैटल के ग्रुप के लिए। तो कैटल के ग्रुप के लिए हम आपका हर्ड भी लगाते हैं कैटल के ग्रुप के लिए, और ड्रोब भी, अ ड्रोब ऑफ कैटल भी बोलते हैं, अ हर्ड ऑफ कैटल भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड शी, यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अ डैश ऑफ सैंड, सैंड के ग्रुप के लिए क्या, सैंड का क्या लगता है, हीप लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ हीप ऑफ सैंड। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ हीप ऑफ सैंड। नेक्स्ट, अ डैश ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन का क्या लगेगा, ग्रुप का अगर बात कर रहा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शीप, अ शीप ऑफ ग्रेन्स। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट, आगे क्या है, अ डैश ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ग्रुप के कहलाते हैं, हम अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। जब भी हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बोलते हैं ना छात्रों के समूह को, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स इंसेक्ट्स विद देयर साउंड। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि जानवर और जो इंसेक्ट हैं, जो एनिमल्स है और इंसेक्ट है, और उनके साउंड के बारे में हमको बताना है कौन सा जानवर का या इंसेक्ट का साउंड इनकरेक्ट है, गलत है। ओके, तो देख लेते हैं हम इसको, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। इसको देख लेते, पहला देखते हैं डक्स। डक्स मीन्स क्या होता है, बत्तख। तो यहाँ पे ये आपका सही है, क्वैक करता है, ये एक आवाज़ होती है उसकी साउंड, डक्स की साउंड की आवाज़ क्या है, क्वैक। तो ये सही है आपका।
दूसरा क्या है पिजन, पिजन क्या करती है, कू करती है, ये भी सही है। और तीसरा क्या है बीज, बीज मीन्स क्या होता है मधुमक्खी, ये भी आपका हमिंग, इसके 3 वर्ड आते हैं, या तो इसके आवाज़ के 3 वर्ड आते हैं, या तो हमिंग आ जाएगा, बजिंग आएगा, मर आ जाएगा, तो तीनों ही आ जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे हमिंग हम आ जाता है, बज आ जाता है और मर आ जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपका करेक्ट यही हो जाएगा, डी ही हो जाएगा। बीटल्स हूट नहीं करते हैं, तो बीटल्स करते क्या है, बीटल्स ड्रोन करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे यही आपका इनकरेक्ट है, बीटल्स का साउंड हूट नहीं है, बीटल्स का साउंड ड्रोन है, DRONA, बीटल्स का साउंड क्या है, ड्रोन है। ओके, तो यहाँ पे हूट किसका साउंड है ये भी जान लेते हैं यहीं पे कि हूट किसका साउंड है, तो हूट आउल का साउंड है, उल्लू जो होते हैं आउल, आउल का साउंड क्या है, हूट है, और बीटल का साउंड क्या है, ड्रोन है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, तो हमारा करेक्ट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बीटल्स। नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट एंड विद देयर साउंड, वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी, यहाँ पे हमको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो देख लेते हैं, आउल क्या करते हैं, हूट करते हैं, अभी बताया मैंने, हूट भी करते हैं, स्क्रीच स्क्रीम भी करते हैं। पैरट्स क्या करते हैं, स्क्रीच चैटर टॉक, ये सारे करते हैं। सी गर्ल्स क्या करते हैं, स्क्रीम करते हैं। तो यहाँ पे गलती क्या है, डी में गलती है आपके, स्पैरो, स्पैरो कू नहीं करती, कू तो पिजन करती है ना, या कोई डक करता है कू, तो स्पैरो क्या करती है, तो यहाँ पे स्पैरो चिर्प करती है, क्या होता है, चिर्प, CHIRP, चिर्प, चिर्प भी लिख दो, या तो ट्विटर। एक मिनट, तो यहाँ पे गलती कहाँ है, इसी में स्पैरो में है, स्पैरो कू नहीं करती है, चिर्प करती है, CHIRP, चिर्प। और ट्विटर भी हो सकता है यहाँ पे, अगर चिर्प ना आया बाय द वे, तो आप इसको भी जान रखो कि ट्विटर, ये दोनों साउंड स्पैरो से रिलेटेड है। ओके, तो कू कौन करता है यहाँ पे, कू पिजन करती है, या डव करता है, DOV। नेक्स्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था, डी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स एंड यंग वंस, यहाँ पे एनिमल्स और उनके बच्चों का नाम है, यहाँ पे कुछ जानवर है और उनके बच्चों के नाम कौन से इनकरेक्ट है, हमको बताना है कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं कौन सा गलत है। स्वान, स्वान के बच्चे को क्या बोलते हैं, सिग्नेट, ये सही है। टाइगर के बच्चे को कब या वेल्प बोलते हैं, ये भी सही है, वेल्प मीन्स क्या होता है, पिल्ला। टाइगर के बच्चे को क्या बोलते हैं, कब या वेल्प, ये भी सही है। उल्फ के बच्चे को भी कब बोलते हैं, ये भी सही है। तो गलत कहाँ है, डी में ही गलत है। स्टैग के बच्चे को फोल नहीं बोलते हैं, तो बोलते क्या है स्टैग के बच्चे को, तो स्टैग के बच्चे को फॉन बोलते हैं, इनके बच्चे को क्या बोलते हैं, फॉन, FAWN, फॉन, स्टैग के बच्चे को। अच्छा, फोल किसके बच्चे को बोलते हैं, एक मिनट, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर स्टैग हो जाएगा, फोल नहीं होगा, इसके बच्चे को क्या बोलते हैं, फॉन बोलते हैं। ओके, तो फोल किसके बच्चे को बोलते हैं, फोल किसके बच्चे को बोलते हैं, यहाँ पे स्टैग मीन्स क्या होता है, 12 सिंगा। फोल एक प्रकार का घोड़ा होता है जिसे स्टैलियन बोलते हैं, STALLION। ये स्टैलियन मतलब एक प्रकार का घोड़ा होता है जिसको बांधा नहीं जाता है, उसी इसका मतलब होता है घोड़ा, जो बिना बाधा वाला घोड़ा रहता है उसको बंधक नहीं बनाया जाता है, तो इसके बच्चे को क्या बोलते हैं, फोल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड जस्ट टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जस्ट में कौन सा सफिक्स जोड़ो जिससे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए। तो सफिक्स मीन्स क्या होता है, वर्ड के लास्ट में जोड़ना, प्रत्यय जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो वर्ड के लास्ट में हम जोड़ते हैं तो सफिक्स हो गया, वर्ड के पहले जोड़ते हैं तो प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग हो गया। तो जस्टिस में हम ऐसा क्या जोड़ दें, सफिक्स जोड़ दें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए, यहाँ पे बता रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, जस्टिस, JUSTIC, जस्टिस। जस्टिस क्या है, एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे ग्रामर से क्वेश्चन आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ ट्रांसिटिव वर्ब, कौन सा इसमें ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं, हमने पढ़ा है, ट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं जिसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, वो कंप्लीट सेंस देता है, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे को कह रहा है कि कौन सा ट्रांसिटिव वर्ब है। पहला देख लेते हैं, अ डॉग्स रन वेरी फास्ट,
जो कुत्ता है बहुत तेज दौड़ता है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब नहीं इंट्रांसिटिव है। सी देख लेते हैं, ही हैज़ बीन शाउटिंग फॉर एन आवर, ये भी आपका इंट्रांसिटिव है। डी क्या कह रहा है, द बॉय जम्प्ड अप डाउन एंड द स्टेड, ये भी आपका इंट्रांसिटिव है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ट्रांसिटिव कौन है, तो बी है। एक मिनट, तो ट्रांसिटिव वर्ब इसमें कहाँ आ जाएगा, बी। नो वन कैन स्पीक फ्रेंच लाइक द नेटिव्स, यहाँ पे क्या का जवाब मिल रहा होगा, देख लेते हैं। नो वन कैन, कोई नहीं बोल सकता। अगर हमने सिर्फ इतना ही बोल दिया कि कोई नहीं बोल सकता, तो आपने तुरंत आपके दिमाग में आएगा क्या नहीं बोल सकता। तो क्या का जवाब अगर हमको मिल जा रहा है तो वो हमारा ट्रांसिटिव है। क्या नहीं बोल सकता, फ्रेंच। नेटिव्स की तरह कोई भी फ्रेंच नहीं बोल सकता, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यू मस्ट अकाउंट टू मैनेजर डैश द मनी यू यूज, यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन फिल करना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। यहाँ पे मैनेजर फॉर द मनी यू यूज्ड, जो पैसे आपने यूज किए हैं, तो यहाँ पे फॉर लगेगा। नेक्स्ट, द पुलिस एक्यूज द यंग मैन डैश मर्डर, अब एक होता है अक्यूज्ड, अक्यूज्ड मीन्स क्या होता है, दोषी ठहराना, दोषी मान लेना, इसके साथ भी क्या लगता है, ऑफ लगता है। और एक होता है एक्विटेड, एक्विटेड मीन्स क्या होता है, इसके साथ भी क्या लगता है, ऑफ लगता है। अक्यूज्ड ऑफ हो गया या एक्विटेड ऑफ हो गया, दोनों के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, ऑफ लगता है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है। एक्यूज्ड मतलब होता है बंदी बना लेना, दोषी ठहरा देना, दोषी मान लेना, ये सब होता है। और एक्विटेड मीन्स क्या होता है, रिहा कर देना, लेकिन दोनों के साथ आपके ऑफ आते हैं। लेकिन कब, किस कंडीशन में ऑफ आते हैं, जब उसका क्राइम दिया हो। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, पुलिस ने उस यंग मैन को क्या कर लिया, एक्यूज कर लिया, मतलब दोषी मान लिया। किसके लिए, यहाँ पे क्राइम दिया है ना, अगर ये क्राइम ना दिया होता तो शायद यहाँ पे अक्यूज के साथ ऑफ नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे क्राइम का नाम दिया है तो हमारा यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑफ लग जाएगा। तो याद रखिएगा, अक्यूज्ड ऑफ हो गया, एक्विटेड ऑफ हो गया, दोनों के साथ लगता है। एक्सोनरेट ऑफ, इसके साथ उसका मतलब भी होता है रिहा करना, उसके साथ भी ऑफ लगता है। तो अक्यूज्ड ऑफ हो गया, लेकिन कब लगता है, किस कंडीशन में, उसका क्राइम अगर दिया रहेगा तो आपका लगेगा, उस सेंटेंस में उसका क्राइम दिया रहेगा तो ऑफ लग जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ लगेगा। ओके, और चार्ज के साथ क्या लगता है, विद लगता है। नेक्स्ट, आई विल सिट डैश माई डेस्क टू डू माई लेसन, मतलब मैं अपना लेसन करने के लिए अपने डेस्क पर क्या करूँगा, बैठूंगा। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। आई विल सिट एट माई डेस्क। यहीं पे भी देख लेते हैं, आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी, जब भी बात मनी की है, नीड किया है, तो हम क्या लगाते हैं, हमेशा ऑफ लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ। नेक्स्ट, दे वर स्टेट्समैन अकस्टम्ड डैश द मैनेजमेंट डैश ग्रेट अफेयर्स। अकस्टम के साथ हमेशा क्या लगता है, टू हो गया। जैसे अकस्टम्ड हो गया, अकस्टम टू हो गया, अकॉर्डिंग टू हो गया, डिवोटेड टू हो गया, लुकिंग फॉरवर्ड टू हो गया, इन सब के बाद क्या लगता है, टू आता है। तो अकस्टम टू आता है, अकस्टम के साथ हमेशा ये आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, अकस्टम टू लगता ही लगता है। तो देख लेते हैं किसमें टू लगा, वही हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसमें तो ऑफ, पहला टू आना चाहिए, इसमें ऑफ लग गया पहला, तो ये गलत हो गया। इसमें इन आ गया, पहला विद आ गया, तो सी में ही पहला टू आया है, यहाँ पे टू फिल होगा। और दूसरे में क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक हमको मिल गया है आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, अ थिंग विच इज़ नॉट फ्रेश, एक चीज़ मतलब वो चीज़ जो फ्रेश नहीं है, बासी है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टेल। क्या बोलते हैं, स्टेल। स्टेल मीन्स क्या होता है, बासी। ओके, बासी। दैट विच कैन नॉट बी अप्रोच्ड आर रीच, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन आ गया है, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी, इनएक्सेसिबल। क्या बोलते हैं, इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मीन्स क्या होता है, पहुँच से बाहर, पहुँच से बाहर, ठीक है, इनएक्सेसिबल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता उसे बोलते हैं इनएक्सेसिबल। अब आगे क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल मीन्स क्या होता है आपका, एक मिनट,
यहाँ पे क्या कह रहा है, इनक्यूरेबल। और भी मीनिंग देख लेते हैं। इनक्यूरेबल मीन्स क्या होता है, लाइलाज। क्या होता है, लाइलाज। और इम्प्रोबेबल मीन्स क्या होता है, असंभव। ये हम कर चुके हैं ना, जो हमने लास्ट मॉडल पेपर जो पिछला हमने किया उसमें शायद आ चुका है क्वेश्चंस, लेकिन वो दूसरे बुक का था। और डी क्या कह रहा है, इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल मीन्स क्या होता है, अव्यवहारिक या असंभव। ठीक है, तो जहाँ अब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता उसे बोलते हैं इनएक्सेसिबल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द मर्डर ऑफ किंग, राजा की हत्या। राजा की हत्या उसे क्या बोलते हैं, रेजिसाइड। साइड मतलब ही होता है हत्या, तो यहाँ पे राजा की हत्या यानी कि रेजिसाइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका देख लेते हैं, ये क्या है। 111 से 114 तक आपका ये रेड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली पैसेज आ गया है। इसको आप अच्छे से केयरफुली इसको पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप पढ़ लेंगे बाद में। पैसेज कराने का कोई मतलब नहीं, लेकिन आप इसमें इसको कर लीजिए, बाद में इसको अच्छे से रीड करके क्वेश्चन निकाल लीजिएगा इसमें, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका यूपी टीजीटी 2011 में आया भी है ये चीज़ें, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें ये चीज़ें फिर से रिपीट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। जो पैरा आपका रहता है ना, पैसेज वगैरह, आपको उसका प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे पैसेज का उतना ही आपका क्लियर होगा, और मीनिंग पे कमांड होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, द ऑथर्स मेन पॉइंट इज दैट। ऑथर का मेन पॉइंट क्या है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, पीस एंड सिक्योरिटी आर द चीफ गोल्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। नेक्स्ट, आगे क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस आर स्टेप्स इज एसेंशियल इन डेवलपिंग एन ऑथर्स पोजिशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द विल टू सर्वाइव ऑफ अ क्रिएचर इज आइडेंटिफाइड विद अ डिजायर फॉर पीस। ओके, नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, द वर्ड डेनिजेंस इन द पैसेज इम्प्लाइज। डेनिजेंस का मतलब क्या होता है इस पैसेज में, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी, इनहैबिटेंट्स। क्या हो जाएगा, इनहैबिटेंट्स। यहीं पे भी देख लेते हैं, द ऑथर प्रिज्यूम्स दैट एनिमल्स आर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, इक्वल टू ह्यूमन बींग्स। इसको आप लोग कर लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर इसकी कर लीजिएगा। पीडीएफ देंगे तो उसमें आप प्रैक्टिस जरूर इसका कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर मिला लीजिएगा। अब देखते हैं, डायरेक्शन है 115 से 120 तक क्या करना है। इनकरेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आ गया आपका, 115 से 120 इन वन वर्ड आ गया, वन वर्ड से क्वेश्चन आ गए। हमको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो पहला देख लेते हैं हम, यहाँ पे देख लेते हैं पहला 115 का क्या क्वेश्चन कह रहा है, फियर ऑफ वर्क, जिसको वर्क से डर लगता हो उसे क्या बोलते हैं। 115 का इसको देखते हैं अभी, ये आपका गलत है, यही आपका गलत है। दूसरा देखते हैं, फियर ऑफ क्राउड्स, जिसको क्राउड से डर लगता हो उसे क्या बोलते हैं, डेमोफोबिया या ओक्लोफोबिया, सही है। फियर ऑफ ट्रीज, जिसको पेड़ों से डर लगता है उसे डेंड्रोफोबिया बोलते हैं। फियर ऑफ द फ्रेंच, जिसको फ्रेंच से डर लगता है उसे फ्रैंकोफोबिया बोलते हैं। तो ये तीनों सही है, इसमें हमको इनकरेक्ट बताना था, गलत, तो हमारा पहला ही गलत हो जाएगा। एक मिनट, तो यहाँ पे हमारा कौन सा इनकरेक्ट है, पहला ही है, फियर ऑफ वर्क। फियर ऑफ वर्क को क्या बोलते हैं, एर्गोफोबिया कहते हैं। क्या हो जाएगा, ERGOPHOBIA, एर्गोफोबिया बोलते हैं फियर ऑफ वर्क को। तो यही गलत था, इसको आप सही कर लीजिए। इसको एर्गोटोफोबिया नहीं बोलते, इसको फियर ऑफ वर्क को क्या बोलते हैं, एर्गोफोबिया, जिसको काम से डर लगता हो। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, एक मिनट, ये आपका 116 का है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सा गलत है यहाँ पे, तो फियर ऑफ वीमेन, फियर ऑफ वीमेन को क्या बोलते हैं, गाइनोफोबिया, सही है। आगे क्या कह रहा है, फियर ऑफ स्पीकिंग,
इसको देख लेते हैं अभी। फियर ऑफ जम्प्स एंड कंटेमिनेशन, फियर ऑफ जम्प्स जो जम्प्स से डरता है उसे माइसोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ डार्कनेस जिसको अंधेरे से डर लगता है उसे क्या बोलते हैं, नाइटोफोबिया बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट कौन सा था, बी करेक्ट था। एक मिनट, तो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है फियर ऑफ स्पीकिंग। फियर ऑफ स्पीकिंग को क्या बोलते हैं, लेलोफोबिया बोलते हैं। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, LALOPHOBIA, लेलोफोबिया। जिसको बोलने से डर लगता हो, जिसको फियर ऑफ स्पीकिंग है उसको क्या बोलते हैं, लेलोफोबिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या था, बी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, फियर ऑफ एवरीथिंग इन जनरल। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सब कुछ जो सामान्य है, जो सब सारी चीज़ों से डरता हो उसे पैनोफोबिया बोलते हैं। ये सही है आपका पहला। दूसरा क्या कह रहा है, फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट। स्ट्रॉन्ग लाइट इसको देखते हैं अभी, यही गलत है हमारा। तीसरा क्या कह रहा है, फियर ऑफ फीट, जिसको फीट से डर लगता हो उसे पैडोफोबिया कहते हैं, भी सही है। फियर ऑफ चिल्ड्रन, इसे पैडोफोबिया, फियर ऑफ चिल्ड्रन इसे क्या बोलते हैं, पैडोफोबिया, जिसको इससे डर लगता हो चिल्ड्रन से। तो यहाँ पे हमारा गलत क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे बी, फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट। एक मिनट, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट को क्या कहते हैं, आपका फोटोफोबिया कहते हैं। एक बार तो इसको देख लीजिएगा आप लोग कि फोटोफोबिया कहते हैं कि नहीं। ओके, मिला लीजिएगा एक मरतबा इसको, फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट को फोटोफोबिया कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है, इसमें क्या है, फियर ऑफ हॉर्सेस, जिसको घोड़ों से डर लगता है उसे हिप्पोफोबिया कहते हैं, ये आपका सही है। फियर ऑफ सिनिंग, जिसको पापों से डर लगता है उसे पिकैटोफोबिया कहते हैं, ये भी सही है। फियर ऑफ स्पीकिंग अलाउड, जिसको तेज आवाज़ से डर लगता हो उसे क्या बोलते हैं, फोनोफोबिया, ये भी क्या आपका सही है। तो गलत क्या है यहाँ पे हमारा, डी, फियर ऑफ फायर, जिसको फायर से डर लगता हो उसे क्या बोलते हैं, तो फियर ऑफ फायर उसको डर लगता हो तो उसे पायरोफोबिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोफोबिया, जिसको फियर ऑफ फायर, आग से जिसको डर लगता हो, फायर से जिसको डर लगता हो उसे बोलते हैं पायरोफोबिया। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, इसी में इनकरेक्ट था, यही गलत था। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, फियर ऑफ फूड, जिसको फूड से डर लगता है उसे सीटोफोबिया कहते हैं, सही है। फियर ऑफ सिफिलिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो यहाँ पे ये भी आपका सही है, इसको क्या बोलते हैं, शाइफिलोफोबिया, ये भी आपका सही है। आगे कह रहा है फियर ऑफ डेथ, जिसको मौत से डर लगता है उसे थैनेटोफोबिया, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, थैनेटोफोबिया। फिर जिसको मौत से डर लगता है उसे थैनेटोफोबिया कहते हैं, भी सही है। गलत क्या है हमारा, डी गलत है यहाँ पे। फियर ऑफ बीइंग पॉइजन उसे क्या बोलते हैं, तो फियर ऑफ बीइंग पॉइजन उसे टॉक्सीफोबिया कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, TOXI, आगे आप फोबिया लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा डी, फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, इसको क्या बोलते हैं, टॉक्सीफोबिया, TOXI, आगे फोबिया वर्ड लिख दीजिए, टॉक्सीफोबिया। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे कह रहा है कि फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, जिसको अजनबी से जिसको डर लगता हो, स्ट्रेंजर से उसे जेनोफोबिया कहते हैं, सही है। फियर ऑफ एनिमल्स, जिसको एनिमल्स है उसे जूपोफोबिया कहते हैं, ये भी सही है। आगे क्या कह रहा है, डी का, फूड एग्रीज विद वंस टेस्ट, फूड एग्रीज विद वंस, किसी की टेस्ट का जो फूड एग्रीज होता है उसे क्या बोलते हैं, प्लेटेबल। प्लेटेबल मीन्स क्या होता है, स्वादिष्ट, क्या होता है, स्वादिष्ट। जो खाने का मतलब जो खाने का टेस्ट होता है वो क्या होता है, प्लेटेबल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वादिष्ट। तो यहाँ पे हमारी गलती कहाँ आती है, फर्स्ट स्पीच। फर्स्ट स्पीच को क्या बोलते हैं, मैडन बोलते हैं। यहाँ पे सही है बट थोड़ी सी स्पेलिंग यहाँ पे एरर कर दिया है, इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, MAIDEN, यहाँ पे AN कर दिया था ना कि AN आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे गलती थी। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, आपका क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे ए नहीं आना चाहिए, ई आना चाहिए, मैडम ही बोलते हैं फर्स्ट स्पीच को। ओके, तो ये था वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है, 121 से 122 फाइंड द फॉरेन एक्सप्रेशन विद इनकरेक्ट मीनिंग। यहाँ पे 121 से 122 फॉरेन एक्सप्रेशन यानी कि फॉरेन वर्ड आ गया है, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, तो देख लेते हैं पहले इसको। पहला देखते हैं,
पे क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, ई आई ड्रेडो डोरेडो, ई आई ड्रेडो मतलब क्या होता है, द इमेजिनरी गोल्डन लैंड, सही है। दूसरा कह रहा है इन्फेंट्रिबल, इन्फेंट्रिबल इसका क्या हो जाएगा मीनिंग, इनकॉरिजिबल चाइल्ड, एन इनकॉरिजिबल चाइल्ड। सी क्या कह रहा है, इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर मीन्स क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजर, ये भी सही है। तो गलत किस में है आपका, डी में ही गलत है, यूरेका, यूरेका मीन्स क्या होता है, यूरेका मतलब होता है आई हैव फाउंड इट होता है, लॉस्ट नहीं होता है यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, फाउंड होना चाहिए। एक मिनट इसको अच्छे से लिख दें। तो यहाँ पे हमारा किस में इनकरेक्ट था, यूरेका में, इसका मतलब होता है आई हैव फाउंड इट, ओके ये होता है। यहाँ पे आई हैव लॉस्ट इट क्या है, लॉस्ट की जगह पे फाउंड होना चाहिए, यूरेका मीन्स क्या होता है, फाउंड इट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, एक्स निहिलो निहिल फिट मतलब क्या होता है, फ्रॉम नथिंग नथिंग इज प्रोड्यूस, सही है ये। दूसरा कह रहा है एग्जाम्पली ग्रेशिया, एग्जाम्पली ग्रेशिया मीन्स क्या होता है, फॉर एक्सप्लेनेशन, देख लेते हैं इसको। तीसरा क्या कह रहा है, फेन सिच मेकर मतलब गोरमिट, गोरमिट मीन्स क्या होता है, पेटू, जो बहुत ज़्यादा खाना खाता हो, जो हमेशा खाते ही रहता हो, उसे बोलते हैं पेटू, गोरमिट। और डी क्या है, फियास्को, फियास्को मीन्स क्या होता है, डिजास्टर, डिजास्टर मीन्स क्या होता है, आपदा, परेशानी। तो यहाँ पे हमारा गलत क्या था, बी गलत था, देख लेते हैं इसको। यहाँ पे बी गलत है, एग्जाम्पली ग्रेशिया मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, तो एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, एग्जाम्पल होता है, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, ओके। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, फाइंड आउट द नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमको इस सेंटेंस में नाउन्स को फाइंड आउट करना है कि कौन सा ये नाउन है, नाउन तो है लेकिन कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। तो देख लेते हैं इसको। माई कीबोर्ड इज स्टिकी, मेरा जो कीबोर्ड है वो स्टिकी है, तो यहाँ पे कीबोर्ड पे अंडरलाइन किया है, कीबोर्ड कौन सा नाउन है, प्रॉपर की कॉमन की कलेक्टिव। तो कीबोर्ड आपका किस में आता है, कॉमन नाउन में ही आता है ये, ठीक है, कॉमन नाउन में ही आता है आपके कीबोर्ड। जैसे हमने बोल दिया लड़की, तो लड़की लड़का, जितनी भी लड़कियां दुनिया की हैं सबको हम क्या बोलेंगे, लड़की, तो बोलेंगे लड़की क्या आती है, कॉमन नाउन में आता है। हाँ उसको अगर हमने नाम दे दिया सीता, रीता, गीता, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ओके। नेक्स्ट, वी कांट इमेजिन द करेज इट रिक्वायर्स टू डू दैट। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो करेज है इस पे, ये क्या है, ये नाउन तो है लेकिन कौन सा नाउन है, प्रॉपर की, कॉमन की, कलेक्टिव की, एब्स्ट्रैक्ट। तो करेज मीन्स क्या होता है, साहस, क्या होता है, साहस, तो कौन सा नाउन होगा। अब साहस को हम टच कर सकते हैं, नहीं ना, हम साहस को देख सकते हैं। हमने कह दिया तुम बहुत बहादुर हो, तो बहादुर, हमने कह दिया तुम्हारी बहादुरी या तुम बहुत बहादुर हो, हम बहादुर उसका देख रहे हैं, जो बहादुर वर्ड है हम देख रहे हैं, नहीं। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ना देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, वही आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ओके। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। रीता इज़ हैप्पी दिस डेज, यहाँ पे रीता क्या है, अब वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि अगर हमने सिर्फ लड़की बोल दिया तो दुनिया की कोई भी लड़की रहेगी हम उसको लड़की ही बोलेंगे, वो तब तक कॉमन नाउन हो जाएगी जब तक हम उसको नाम नहीं देंगे, वो कॉमन नाउन में ही रहेगी। लेकिन हमने बोल दिया सीता, रीता, गीता, ऐसे नाम दे दिया तो ये आपका प्रॉपर नाउन तुरंत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉपर नाउन। जैसे हमने नदी, अब रिवर्स को तो रिवर्स ही बोलेंगे ना, लेकिन हमने तो ये रिवर्स क्या है, आपका कॉमन नाउन है। लेकिन जैसे हमने बोल दिया कि यमुना, यमुना नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती नाम दे दिया, यमुना नाम दे दिया, तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे रीता क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ओके। तो ये थे 125 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे क्वेश्चंस और आपने कितने अटेम्प्ट किए इसमें, ओके। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि आपके फीडबैक से ही हम लोग को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो आप लोग अपना फीडबैक तो देते रहिए कि कैसा लगा आपको, या आपने इतना तो बता सकते कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए, ओके। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हिना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। हम ऐसे ही टिल एग्ज़ाम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, ग्रामर का सब कुछ देते रहेंगे, ओके। चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।